जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगाने के बाद एक व्यक्ति इस कोशिश में रहता है कि एक आशियाना, एक छत मिल जाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां आ जाती हैं और वो आ जाती हैं उस प्रॉमिस की वजह से जो एक बिल्डर उससे करता है, वो पूरा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक खास कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं कि हरियाणा रेरा के चेयरमैन गुरुग्राम के, वो क्योंकि गुरुग्राम में लाखों लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं, जो इससे प्रभावित हैं, उनको राहत देने की एक खास मुहिम हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से की गई है। सर, सबसे पहली बात तो ये कि किस तरह की जो मदद है उन लोगों को जो पीड़ित हैं उनको मिलेगी इस कार्यक्रम के जरिए भी, किस तरह से आप कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो उन लोगों को आप सीधे उनको गाइड भी करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये जो कानून आया रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का जी, अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। और ये कानून क्यों आया? इस कानून के आने का कारण ये था कि बिल्डर्स, डेवलपर्स, प्रमोटर्स के हाथों जो अलॉटीज़ का, बायर्स का और इन्वेस्टर्स का जो शोषण होता था, जिस प्रकार से उनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई जी, जो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बिल्डर को दी, जिसके बारे में उन्हें यह भी नहीं मालूम कि वो कभी वो प्रॉपर्टी उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कब मिलेगी, और बिल्डर उस प्रॉपर्टी को देने की वजह में जायज़ और नाजायज़ क्या क्या और उनसे डिमांड करेगा। जब ये कानून आया तो एक ऐसा समय था जबकि 4 या 5 इस तरीके की मिसचीफ्स थी जिन मिसचीफ्स को बिल्डर्स के द्वारा किया जाता था, और इसके कारण लाखों जो बायर्स थे वो इसके कारण प्रताड़ित हो रहे थे, उसके कारण लाखों बायर्स प्रभावित हो रहे थे, और जो उनका शोषण हो रहा था उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना बड़ा आवश्यक था जी। और ऐसे समय में ये कानून आया तो उसमें जो 4 बातें बता रहा हूँ, 4 चीज़ें ऐसी थी जो कि कॉमन माल प्रैक्टिसेस थी, जो कि पूरे कंट्री में हो रही थी। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तो नोएडा, गुड़गांव और बॉम्बे थे, लेकिन दूसरी जगह भी इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस थी। तभी भारत सरकार और इस देश की पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया। और ये कानून क्या है? यह कानून किसी एक के फेवर में नहीं है, न तो ये अलॉटीज़ के फेवर में है, न ये प्रमोटर्स के फेवर में है, न रियल एस्टेट एजेंट्स के फेवर में है। इस कानून में सभी के हितों में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि जो कोई भी गलती करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। बिल्डर्स क्या कर रहे थे? बिल्डर्स जो बायर्स थे उनसे पैसा ले रहे थे। पैसा लेने के बाद कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। जो अलॉटमेंट लेटर था वो अपने आप में अपूर्ण होता था। यानी बायर एक बार पैसे दे के फंस गया बिल्डर के उसमें चंगुल में, तो उसका निकलना मुश्किल था। वो क्या करता था? पैसा ले लिया बायर से, पैसा लेके बजाय प्रोजेक्ट में लगाने के उस पैसे को कहीं और लगा दिया। यानी डाइवर्जन ऑफ फंड्स जो था वो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। तो इस कानून ने सबसे प्रभावी जो काम किया वो काम ये किया कि जो अलॉटीज़ का पैसा आ रहा है उस अलॉटीज़ के पैसे में से 70% पैसा जो है वो एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा, और उस बैंक खाते में से, जिसको हम लोग पॉपुलरली सेपरेट रेरा अकाउंट कहते हैं, केवल मात्र उसमें से जो खर्चा होगा, यदि ज़मीन कुछ खरीदी नहीं है उसके लिए होगा, या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही उसका खर्चा किया जा सकता है। यानी प्रत्यक्ष तरीके से यह इंश्योर किया जा रहा है इसके माध्यम से, इस प्रावधान के माध्यम से, कि प्रोजेक्ट के पैसे का 70% पैसा जो है अलॉटीज़ के द्वारा दिया गया है वो केवल प्रोजेक्ट में लगे, इससे डाइवर्जन की गुंजाइश नहीं रहेगी। और जो 30% पैसा बचा है वो भी प्रोजेक्ट पर ही लग सकता है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट से अलग हैं, उन पर ही किया जा सकता है। यानी इस प्रकार से ये इंश्योर किया गया है इस एक्ट में कि अलॉटी के पैसे का डाइवर्जन ना हो, डाइवर्जन ऑफ फंड्स ना हो, जो कि बहुत बड़ा कारण रहा इन प्रोजेक्ट्स के पूरा नहीं होने का। को पूरा करने में दूसरा जो कारण था वो ये था कि वो कह देता था प्रमोटर कि मैं आपको 3 साल में, 4 साल में जो भी टाइम देता था उस टाइम में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। लेकिन मोस्टली जो बिल्डर्स थे, मोस्टली जो प्रमोटर्स थे, उन्होंने झूठे वायदे करके लोगों से पैसे तो ले लिया, लेकिन जो समय सीमा दी, जो उन्होंने तारीख नियत की, जो उन्होंने समय बतलाया कि इस समय में आपको आपकी ये प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, उसमें वो बुरी तरह से चुके।
और उसका नुकसान क्या हुआ कि आज जिस व्यक्ति ने 2009 में बुकिंग कराई थी, 2010 में बुकिंग कराई थी, जिसको 13-14 में मिलनी थी, 15 में मिलनी थी, आज 5 साल से लेकर के 8 साल के डिले के बावजूद भी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली है। यानी और उसका कोई ऐसा पहले चांस नहीं था, ऐसा कोई उसके पास तरीका नहीं था सिवाय कंज्यूमर कोर्ट में जाने के, और वहाँ भी लंबे समय तक मामले चलते रहते हैं क्योंकि कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके पास प्रभावी कोई ऐसा माध्यम नहीं था, कोई ऐसा फोरम नहीं था जहाँ जाकर के वो कम से कम बिल्डर को यह बाध्य कर सके कि भाई या तो उसका पैसा वापस करे वो, या उसका पैसा रखा है तो उस पैसे पर ब्याज दे, और एक सही तारीख बताए, एक कोई बिल्कुल फिक्स्ड फर्म डेट दे कि इस तारीख तक वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको हैंड ओवर कर देगा। लेकिन सर एक सवाल और उठता है इसमें कि जिस तरह से वो फिक्स डेट उनके प्रोजेक्ट के पूरे की होनी हो, आपके पास जो कंप्लेंट आ जाती है तो उसकी क्या समय सीमा होती है कि उसको, चाहे वो बायर है चाहे वो बिल्डर है, कि उसको कब तक राहत देने का उसकी कोई समय सीमा होती है? देखो, पहले तो ये समझना होगा कि यदि बिल्डर तय समय पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देता है जी, जो पुराने मामले थे, पुराने एग्रीमेंट से, उन पर उस पर क्रिमिनल कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन पिनल प्रोसीडिंग भी उसके खिलाफ नहीं करेंगे हम। लेकिन आगे से जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो उसने तारीख दी है कि उस तारीख तक मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा, यदि पूरा वो नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ पिनल प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और पेनल्टी की अमाउंट हो सकती है 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, विच कम्स ए वेरी हैवी अमाउंट। कोई भी प्रोजेक्ट 500 करोड़ से 2000 करोड़ का होता है, 50 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक उस पर पेनल्टी लग सकती है। तो प्रमोटर्स इस डर के कारण कि भाई पेनल्टी लग सकती है, प्रोजेक्ट को भरसक प्रयास करेंगे वो पूरा करें, और एक्सटेंशन ही मिलेगा उन्हें। कितना मिल सकता है मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम उन्हें 1 वर्ष का ही दिया जा सकता है। इसका मतलब प्रोजेक्ट को जो अधिकतम लेट हो सकता है वो 1 साल हो सकता है। अब जो बात रही कि इस कानून के आने से क्या हुआ कि जो प्रमोटर यदि समय सीमा में अपना वो नहीं दे पाता है, प्रॉपर्टी नहीं देता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो उसके पास है कि वो प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर जाए, और दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करे और उसका जो पैसा जमा है उस पैसे का उसको ब्याज मिलता रहे। इन दोनों ही स्थितियों में इस कानून के माध्यम से एलओटी के हितों की रक्षा की गई है। एलओटी का जो पैसा है उसको सुरक्षित किया गया है। यदि मान लीजिएगा एलओटी को ये कहा गया कि भाई आपको जनवरी 2020 में ये प्रॉपर्टी मिलेगी, 2020 में वो प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिलता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन हो गए। एक ऑप्शन हो गया कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैंने जितने पैसे दिए मेरे पैसे दे दो, उन पैसों पर जो ब्याज बनता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्जिनल लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 2% जोड़ करके अराउंड 9 to 10.5% आता है, तो वो मुझे ब्याज दे दिया जाए। और यदि मुझे उसके कारण, उस डिले के कारण, उस प्रॉपर्टी को बुक कराने के कारण यदि मुझे कुछ नुकसान हुआ है तो उसका कॉम्पेंसेशन पे कर दिया जाए। यानी पहला बहुत बड़ा उसको राहत है, यानी उसे तीनों चीज़, उसका पैसे की रिफंड की गारंटी है, रिफंड के साथ उस पैसे पर जो ब्याज मिलना है उस ब्याज की गारंटी है, और तीसरा यदि उसे कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई की गारंटी है। यदि वो उस प्रोजेक्ट में रहना चाहता है और उसे लग रहा है कि प्रोजेक्ट जल्द निकट भविष्य में ही पूरा होने वाला है, तो वो क्या कर सकता है कि प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करेगा वो, लेकिन जिस तारीख को पैसा देना था और उस तारीख को जितना उसका पैसा जमा था उस पैसे पर उसे उसी नियत दर से ब्याज मिलेगा। यानी अब प्रोजेक्ट कितना भी लेट हो, 9 से 10.5% ब्याज है उसे उपलब्ध हो रहा है, तो उसको नुकसान नहीं होगा। यानी इस प्रकार से जो एलओटी की जो हार्ड अर्न मनी थी, हार्ड अर्न मनी उसकी सुरक्षित हो गई, एक गारंटी होगी, उसे एक प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी टाइम पर नहीं दिया गया तो एलओटी को ये ताकत दी गई कि वो प्रोजेक्ट में रहे या प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर जाए, और प्रोजेक्ट में रहता है तब भी उसको कोई नुकसान नहीं होता, और प्रोजेक्ट से विड्रॉ करता है तब भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो दूसरी मिसचीफ थी, इस मिसचीफ को कि प्रोजेक्ट में जो इनऑर्डिनेट डिले होते थे, क्रिमिनल डिलेज होते थे, उन डिलेज पर एक पाबंदी लग जाती है। तीसरी चीज़ जो थी कि पहले एलओटी प्रमोटर क्या करता था, अपनी मर्जी से एक तरफा ड्राइंग बदल देता था, अपनी मर्जी से एक तरफा एरिया बढ़ा देता था, अपनी मर्जी से एक तरफा जोनिंग प्लान चेंज कर देता था, लेआउट प्लान चेंज हो जाते थे, अपनी मर्जी से वो स्पेसिफिकेशन चेंज कर देता था। इस एक्ट के द्वारा एलओटी को यह
ताकत दी गई है कि बिना 2/3 अलॉटीज के, बिना 2/3 जो बायर्स हैं उनके सहमति के, रिटन प्रायर कंसेंट लिखित में भी होगी और पहले भी लेनी पड़ेगी, तभी जाके परिवर्तन कर सकता है। तो जो बहुत बड़ी जो एक मिस्चीफ थी ना, वो मिस्चीफ एड्रेस हुई है। निश्चित रूप से बड़ी राहत है। सर एक और बात, अभी लगातार क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की समस्याएं वैसे भी सुनते हैं और अब क्योंकि ये कोरोना का वक्त है तो ऑनलाइन भी आपने समस्याएं सुनी और हमने देखा भी और लोगों को दिखाया भी। अगर इस सारे गुरुग्राम जो प्रोजेक्ट है इसमें भी करीब 2000 करोड़ का ये एक ऐसा विषय है जिसमें डायरेक्टर ही नहीं है, लावारिस है और उसमें करीब 2500 परिवार हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। वो स्थिति क्या है, उसमें कैसे लोगों को राहत दी जाएगी? देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में, कई स्ट्रेस प्रोजेक्ट हैं जिनमें कई हजार बायर्स हैं फ्लैट्स के। सारे गुड़गांव भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने आप में अद्भुत है। इस प्रोजेक्ट में आज की तारीख में जो सारे गुड़गांव जो कंपनी है, उस कंपनी में कोई भी डायरेक्टर नहीं है। अब कंपनी तो हमेशा जिंदा रहती है, कंपनी तो नहीं मरती। हमारे पास आज की तारीख में कोई ये नहीं है कि हम किस आदमी से संपर्क करें। जब डायरेक्टर ने किससे संपर्क करें, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोगों ने इस कंपनी में जो आदमी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था, जो पुराने बोर्ड ने जिसको किया हुआ था, उस आदमी की मदद लेकर के सारी सूचनाएं इकट्ठी की और उसके माध्यम से कंपनी जो रजिस्ट्रार हैं उनको ये एप्लीकेशन दिलाई है कि भाई कम से कम यदि इनमें डायरेक्टर कोई नहीं है, प्रोजेक्ट लावारिस है, तो सरकार अपनी ओर से इसमें डायरेक्टर लगाए। दूसरी चीज़ क्या है, जैसा कि आपने कहा कि 2500 लोग, करीब 2350 लोगों का भविष्य मकान मिलने का इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अदर में है। करीब 1000 लोगों को उनके फ्लैट मिल चुके हैं, लेकिन उनसे संबंधित उनकी समस्याएं बहुत सारी, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ दी जानी है, कम्युनिटी फैसिलिटी दी जानी है, कॉमर्शियल फैसिलिटी दी जानी है, बहुत सारी जो दूसरी एम्यूनिटीज़ हैं वो एम्यूनिटीज़ नहीं है। और 1300 आदमी ऐसे हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं उन्हें उनका फ्लैट कब मिलेगा। कंपनी की ओर से सारा काम बंद है, लैंडर्स ने अपना पैसा दिया हुआ है। लैंडर्स जो पैसा आता है, जिसको पैसे को लगाया जाए प्रोजेक्ट में, लैंडर्स अपना पैसा उसको वसूल कर रहे हैं। स्थिति आज ये बन गई है कि बेचारे 1300 व्यक्ति पिलर से पोस्ट दौड़ रहे हैं कि उनको क्या हो। रेरा ने इसकी कॉग्निजेंस लेकर के, सुमोटो कॉग्निजेंस ली। सबसे पहली चीज़ तो इस प्रोजेक्ट के जो 6 के 6 फेज हैं उनमें वैलिड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनवाई। वैलिड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मतलब ये है कि जिसमें कम से कम उस फेज के 50% से ज़्यादा लोग मेंबर हों, ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो उसकी, जिससे कि आप बातचीत कर सकें। फिर हम लोगों ने लैंडर्स के साथ डायलॉग स्थापित करना शुरू किया। लैंडर से बात की, भी आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाए। और प्रोजेक्ट पूरा हो जाने से इन एलओटीज़ की भी जो समस्या वो खत्म हो जाती है। हम लोग अब ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा कैसे करें। इस पूरा करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो इसकी सूचना इकट्ठा होनी थी। तो जो आदमी पहले इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टर थे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम इस प्रोजेक्ट के लिए करते थे, उन लोगों को एंगेज करके पहले ये कहा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आप पूरी सूचना दो जी। कितने लोगों को अलॉटेड है, कौन है वो लोग जिनको अलॉटेड है, कौन सी यूनिट अलॉटेड है, कितने पैसे में अलॉट हुई, कितना पैसा दे चुके हैं, कितना पैसा बाकी है। यानी हम ये जानना चाहते थे कि जो प्रोजेक्ट में कितनी तो यूनिट ऐसी जो बिक चुकी हैं और कितनी ऐसी है जो अनसोल्ड है। अनसोल्ड जो इन्वेंट्री है उसकी कीमत क्या है, बेसिक मिनिमम कीमत लगाई जाए। तो आपका पैसा कहाँ से आएगा, जो यूनिट बिक चुकी हैं उनमें जो बकाया पैसा वो आएगा और जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसकी बिक्री से आएगा। यदि इन दोनों पैसों को जोड़ दिया जाए तो यदि ये उससे ज़्यादा होता है कि जितना कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो प्रोजेक्ट वाइबल है। तो प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी के लिए हम लोगों ने सारी सूचनाएं इकट्ठी की। फिर जो हमने एक मिटिगेशन प्लान तैयार कराया। मिटिगेशन प्लान को हमने तैयार करा करके उसकी वेरिफिकेशन कराई और प्रोजेक्ट के अकाउंट्स की फोरेंसिक ऑडिट कराई। इस प्रोजेक्ट से पैसा डाइवर्ट तो नहीं हुआ है। दूसरी, इस कंपनी की और क्या प्रॉपर्टीज है, 17 एकड़ ज़मीन इस कंपनी की और मौजूद है, उसको अटैच किया हमने। उसकी सेल पर हम लोगों ने रोक लगाई ताकि इन केस ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो। और एलओटीज को चूँकि इसमें डिले पेनल्टी भी मिलेगी, तो उसको भी देने के लिए आपको फंड्स चाहिए। तो वो नहीं मिले तो कम से कम इस 17 एकड़ ज़मीन को है इसका ऑक्शन करके हम लोग प्रोजेक्ट को पूरा भी कर सकें और एलओटीज के जो राइट्स हैं उन राइट्स को भी दिलवा सकें।
फोरेंसिक ऑडिट हो जाने के बाद जब सारी स्थिति सामने आ गई तो हमने उसकी कॉपी जो है वो सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भेजी, लेंडर्स को भेजी, और लेंडर्स और उनसे हमने कमेंट जानता कि क्या किया जाए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि लेंडर जो है वो तो अपने पैसे लेने में इंटरेस्टेड है और वो तो अकाउंट पर अपनी कुंडली मार के बैठा है, लेकिन रेरा अकाउंट में जो कि सेपरेट अकाउंट होता है उसमें जो पैसा आएगा वो कंस्ट्रक्शन पे लगेगा। तो आगे से तो हमारी ये गारंटी है जो पैसा लोग देंगे वो पैसा डाइवर्ट नहीं हो सकता, ना लेंडर्स को लेने देंगे शुरुआत में, क्योंकि वो पैसा तो 70% पैसा उसका लगना है प्रोजेक्ट में, और 30% पैसा जो बचता है वो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड ही होगा, चाहे वो लेंडर्स को जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले गवर्नमेंट ड्यूज है, इसमें गवर्नमेंट ड्यूज को पूरा कराएंगे। तो आज हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको पूरा कराने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है सरकार इसको टेक ओवर कर ले, जो कि उनकी लाइसेंस की कंडीशन होती है, लेकिन ऐसा रेयर होता है। दूसरा तरीका है हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इसको हैंड ओवर कर दें। उसके लिए हमने सेक्शन 8 जो है इस कानून का, उसके तहत कंसल्टेशन के लिए सरकार को लिख रहे हैं कि भाई इसको फर्स्ट राइट जो है रिफ्यूजल का वो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसको पूरा करना चाहती है तो हम उन्हें पूरा करने देंगे। एंड में जो इसमें यदि मान लीजिएगा पैसा कम पड़ता है तो अनसोल्ड जो इन्वेंट्री है उसकी सेल करके पैसा लाएंगे। उसके बाद भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो 17 एकड़ जमीन है उससे पैसा लाएंगे। जो कुछ बच जाता है वो लेंडर्स का है, डिले पेनल्टी के लिए पे किया जाएगा, और फिर बच गया तो जिसका वो प्रमोटर है जो ओरिजिनल प्रमोटर उसको जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने से प्रमोटर बदल गया। जो प्रमोटर की जिम्मेदारियां हैं, जो डेवलपर की जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां सच रहती हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा कराएंगे हम इस पैसे से ही। और जो बच गया वो प्रमोटर का, और वो भी पूरा नहीं हुआ फिर भी कुछ रह गया तो प्रमोटर से वसूली करने के लिए जो दूसरे तरीके हैं सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से किसी भी हालत में जो बायर है उसके इंटरेस्ट को, उसके हित को पूरा किया जाएगा, ये बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगर सर बात करें, ये एक मामला है सारे गुरुग्राम, ऐसे गुरुग्राम में बहुत सारे मामले, खासकर रेरा के पास, रेरा गुरुग्राम के पास कितने मामले अब तक आए हैं, कितने के समाधान हुए हैं और उसकी क्या तस्वीर है? देखिए हमारे पास जो कंप्लेंट्स ऑनलाइन रजिस्टर हुई हैं करीब हुई हैं 8,000 जी। 8,000। कोविड के दौरान हमने थोड़ा सा कंप्लेंट्स अभी हम लोग ले नहीं रहे फिजिकल कॉपी, और हम लोग ऐसा सिस्टम वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि कंप्लेनेंट को दफ्तर ना आना पड़े, कंप्लेनेंट ऑनलाइन ही फाइल कर दे, रिस्पोंडेंट है वो ऑनलाइन ही उसका जवाब दे दे और अपने आर्गूमेंट दे दे ताकि उसके बेसिस पर फैसला किया सके। तो हमारा जो प्रोग्राम है मोर और लेस वो फाइनल स्टेज पर है, जिसको कि हम लोग हो सकता है कि अक्टूबर में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की बर्थडे पर, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते थे ग्राहक भगवान है जी, तो बायर को वो दर्जा मिले, तो बायर के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग जो प्रोग्राम है नया ये उनको डेडिकेट कर दिया जाए। लेकिन जो पुराने फैसले करीब हमारे पास जो केसेज आए थे 8,000 केसेज में से करीब 2,000 केसेज हमारे पास पेंडिंग है। जो 2,000 केसेज पेंडिंग है हमारे पास, उन मामलों में भी करीब 1,700 केस ऐसे हैं जिनमें रिप्लाई आ चुका है, केवल हम लोगों ने आर्गूमेंट सुन के उनके फैसले देने। एक बहुत बड़ी जो राहत की बात है आज एलओटीज के लिए, वो आज की बात यह है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला चला हुआ था। जो पुराने रूल्स बने हुए थे उन रूल्स में और जो एक्ट है हमारा उनके बीच में थोड़ा सामंजस्य नहीं था, तो उन रूल्स को एक्ट की लाइन में लाने के लिए एट पार जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, एक्ट के प्रोविजंस के साथ उनका सामंजस्य बिठाने के लिए उन रूलों में परिवर्तन किया गया। उस परिवर्तन को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट में वो स्टे हो गए। तो आज एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि एलओटीज के लिए कि हाई कोर्ट से वो स्टे खारिज हो गया है, और उस स्टे खारिज होने से जो नियमों में परिवर्तन किया गया था ताकि त्वरित गति से लोगों की समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो एलओटीज हो चाहे वो प्रमोटर्स हों, उनका समाधान हो, और जहाँ कहीं कन्फ्यूजन थे, डाउट थे, उन डाउट्स को दूर करके, यानी नियम में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके ताकि तेज गति से फैसले किए जा सकें, वो चीज़ आज हो गई। लेकिन पहले भी रेरा ने, गुड़गांव ने 8,000 में से करीब 6,000 मामलों का निर्धारण किया है और 2,000 मामले ऐसे चल रहे हैं जिनमें 1,700 केसेज ऐसी जगह हैं जो फाइनल स्टेज पर है, जिनका जो फैसला 1 या 2 हियरिंग में कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी चीज 300 केसेज हैं उनमें रिप्लाई मांग रहे हैं हम जी, रिप्लाई मांग रहे हैं। कोविड के कारण थोड़ा सेटबैक जरूर लगा, और चूंकि नई संस्था जब आती है तो नई संस्था को अपने नियम कानून प्रक्रियाएं प्रोसीजर्स को बनाने में थोड़ा समय लगता है।
कानून भी नया है, तो इस कानून में भी चूंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सेटल होनी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन नए कानून के जो टीथिंग ट्रबल्स होती हैं, जो उनको छोड़ दिया जाए, तो हम लोग का प्रयास ये रहा है कि हम जल्दी से जल्दी उन मामलों का निपटारा करें, और आगे हम कोशिश करते हैं। अभी तक हमें बहुत ज़्यादा सफलता उसमें नहीं मिली है कि हम समयबद्ध जो सीमा है, 2 महीने की जो सीमा निर्धारित है कानून के द्वारा कि भाई 2 महीने में इनका फैसला कर दिया जाए। 2 महीने में नहीं हो तो उसका कारण लिखा जाए। 2 महीने में नहीं होने के कारण थे, तो इस लिहाज से अब हमारी प्रयास पूरा ऐसा है कि नियमों के परिवर्तन के बाद कि हम 2 महीने के अंदर अंदर कोई भी एलओटी है, 2 महीने के बाद जब फर्स्ट पेशी हमारे यहाँ लगती है तो उसका 2 महीने के अंदर अंदर हम उसका निपटारा कर दें, ताकि लोगों को राहत मिले। और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूशन की समस्या थी अभी तक, एग्जीक्यूशन में उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थी जो एग्जीक्यूशन की क्लॉज रूल्स में थी, तो उसके कारण मिस इंटरप्रेट हुआ वो रूल, और रूल मिस इंटरप्रेट होने से क्या हुआ कि एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स कई मामलों में रुक गई। अब इन नियमों का जो ये परिवर्तन जो कि हाई कोर्ट ने जिस पर कि स्टे हटा दिया है, तो वो एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा और रिलीफ की प्रक्रिया है वो तेज होगी। यानी यदि बिल्डर पे मान लीजिएगा कि आपने ये कह दिया कि भाई इतना पैसा है, इसको एलओटी को वापस करो, इतना ब्याज दो, उसने टाइम पे नहीं दिया, 2 महीने में नहीं दिया, तो हमारे पास आएगा वो एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब एग्जीक्यूशन के मामलों में 2 महीने में, 3 महीने में यार उसको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, चाहे हमें उसकी प्रमोटर की प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़े, चाहे उसकी गाड़ियाँ अटैच करनी पड़े, चाहे उसकी कोई और चीज़ को बेचना पड़े। हमारा पर्पज़ ये है कि हम लोग चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हम एलओटी को राहत दिलाएंगे। और हम लोग ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो ठीक है उसे छेड़ेंगे नहीं, और जो गलत है उसे छोड़ेंगे नहीं। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव, प्रमोटर जो अच्छे हैं उन प्रमोटर्स के हम साथ हैं, उनकी सही समस्याएं सुनने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कई बार ऐसा प्रमोटर सही समस्याएं लेकर के भी आते हैं और उन समस्याओं के समाधान से एलओटीज को भी फायदा होता है। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ कहीं भी प्रमोटर और एलओटीज के बीच में इनिशियल स्टेज पर किसी प्रकार की व्यवधान है, किसी प्रकार की उनके दोनों के बीच में विसंगति है, तो उसको दूर हम पहले बातचीत के माध्यम से करें। तो हम लोग यहाँ अपना मीडिएशन और कंसिलिएशन सेंटर भी सेटअप कर रहे हैं, जिसके कारण आउट ऑफ द कोर्ट जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसका सहारा लेकर के उसमें अच्छे लोगों को लगा करके हमने अभी फेमस ओलंपियन दीपा मलिक को अपने साथ जोड़ा है। वो दीपा मलिक हमारे यहाँ कंसिलिएशन का और मीडिएशन का काम भी देखेंगी, पब्लिक रिलेशंस का काम भी देखेंगी, और उसका पर्पज़ यही है कि वो बिल्डर से और एलओटी से दोनों से संपर्क करके और दोनों को एक उस स्टेज पर लेकर गए जहाँ दोनों के बीच में फैसला हो जाए। उसमें हम रिटायर्ड जजेस को, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को, रिटायर्ड टाउन प्लानर्स को, रिटायर्ड इंजीनियर्स को, जो लोग हैं उन सभी की मदद लेकर के हम लोग इस मीडिएशन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि त्वरित कार्रवाई भी हो और दोनों पक्षी संतुष्ट रहें। और दोनों पक्ष संतुष्टि का फायदा यह कि अपील नहीं होगी ये, और इससे फायदा ये भी होगा कि जो राहत देने की कोशिश रेरा गुरुग्राम कर रहा है वो लोगों को जल्द से जल्द मिलेगी। ये इस खास कार्यक्रम के जरिए दरअसल कोशिश यही है कि जो बायर बहुत बरसों से, या यूं कहिए कि एक लंबे वक्त से परेशान हैं, उनको एक ऐसा मंच देना है। डॉक्टर के खंडेलवाल जो चेयरमैन है रेरा गुरुग्राम के, वो लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, और जो समस्याएं आप सीधे उनको बता सकते हैं। ये एक दरबार लगेगा, एक जनता दरबार होगा, जिसमें आप जो तरीके, चाहे वो आप कम्युनिकेशन सीधे करें या सोशल मीडिया के ज़रिए करें, मेल के ज़रिए करें, फ़ोन के ज़रिए करें, लेकिन ये इंश्योर किया जाएगा कि आपकी समस्या का सीधा समाधान से मिलाप होगा इस कार्यक्रम के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और ये बड़ी जानकारी आपने दी कि रेरा पूरी तरह से साथ है उन लोगों के साथ जिनके साथ गलत होने की थोड़ी भी संभावना है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। नमस्कार। अच्छे हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज मतलब लाखों का बिल, इसलिए पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है, समझे गुरु।